नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और थंबनेल में भी देख चुके हैं, आज हम लोग सम्राट अशोक के जो भारतीय इतिहास के सबसे महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं, इनके तीसरे महत्वपूर्ण कड़ी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, समझने और जानने वाले हैं। ये जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली जो अशोक के पारिवारिक लोग हैं, अशोक के परिवारों का जो हमें अलग अलग जगहों में उल्लेख मिलता है, चाहे वो अभिलेखों में हो या अन्य और अन्य स्रोत सामग्रियों में हो, तो उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है यह टॉपिक। क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को और समझने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा प्रश्न पर आते हैं या टॉपिक पर आते हैं कि कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बिंदु है सम्राट अशोक के जो पारिवारिक सदस्य हैं उससे संबंधित। तो इसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला और इंपॉर्टेंट देखिए कि अशोक की पहली पत्नी है ना, देवी या महादेवी थी, जो सिंगली परंपराओं के अनुसार विदिशा की एक श्रेष्ठी की पुत्री थी। तो अशोक की जो सबसे पहली पत्नी का उल्लेख हम लोगों को मिलता है वो आपका महादेवी है या देवी के नाम से जाना जाता है। और सिंगली परंपराओं में यानी कि जो दीपवंश महावंश जैसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों में बतलाया गया है कि जो महादेवी थी वो विदिशा जो एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो शहर था, वहां के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, वहां के एक व्यापारी की पुत्री थी। श्रेष्ठी का अर्थ व्यापारी है। अगला है, देवी ने विदिशा में एक विहार बनवाया था, बौद्ध विहार बनवाया, जो सांची तथा भीलसा में बने स्मारकों में पहला स्मारक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नेट जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखोगे इस तरह के फैक्ट वो डायरेक्टली पूछ देते हैं कि वो सही है, गलत है, या फिर वो सीरियल करके देते हैं इनमें से कौन सही है ना। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि देवी ने विदिशा में एक विहार बनवाया था, जो सांची और भिलसा में बने स्मारकों में पहला स्मारक था, है ना। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है, देवी को शाक की राजकुमारी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शाक के कुमारी, है ना। तो देवी के लिए जो शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है, शाक्य कुमारी भी मिलता है। और यही वो देवी थी, यही सम्राट अशोक की वो पत्नी थी जिसकी दो संतानों का उल्लेख हम लोगों को बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में बहुत ही ख्याति प्राप्त है। पहला पुत्र था महेंद्र और दूसरी पुत्री थी संघमित्रा। आप सबको पता है कि ये दोनों बौद्ध धर्म का मैसेज लेकर के श्रीलंका गए थे, है ना। अशोक ने इन्हें श्रीलंका भेजा था ताकि वो वहां जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। कह रहा है, संभवतः राजकुल से संबंधित नहीं होने के कारण देवी को पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया, है ना। देवी चूंकि पहली उनकी रानी थी, फिर भी उनको पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया था क्योंकि वो एक सामान्य श्रेष्ठी की पुत्री थी, है ना। और इसी कारण से शायद उन्हें पटरानी का दर्जा नहीं दिया गया था। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है, अशोक की एक और राजकुमारी का नाम मिला, अशोक की एक और पत्नी का नाम मिलता है हम लोगों को अलग अलग जगहों में। जैसे कि देखिए, अशोक की दूसरी पत्नी क्या नाम था? अशंधि मित्रा, जो अशोक के शासनकाल में अधिकांश अवधि तक पटरानी या महारानी रही है। तो अशोक की जो महारानी थी उनका नाम क्या था? औसंधि मित्रा, पटरानी थी। और इनका भी उल्लेख हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अगला है, तिष्यरक्षिता और संधिमित्रा की मृत्यु के पश्चात एक और पत्नी का उल्लेख हम लोगों को मिलता है तिष्यरक्षिता का नाम से, है ना। जो असंधिमित्रा की जब मृत्यु हुई, इसके पश्चात पटरानी बनी। इसने ही बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। बोधि वृक्ष को जो कटवा दिया था, आप सबने पढ़ा होगा, पढ़ रखा होगा, तो वो तिष्यरक्षिता ही थी जो असंधिमित्रा की मृत्यु हो जाने के बाद, है ना, मगध साम्राज्य की अगली पटरानी बनती है, अशोक की महारानी बनती है।
अगला है पद्मावती, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अशोक के पुत्र कुणाल की मां थी। अशोक के एक पुत्र का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है जिसका नाम कुणाल था। तो कुणाल की मां का जो उल्लेख हम लोगों को मिलता है वो पद्मावती था, यानी पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। और तिष्यरक्षिता जो कि पटरानी थी, उसने कुणाल को अंधा करवा दिया था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो तिष्यरक्षिता थी, इसने कुणाल को क्या किया था, अंधा करवा दिया था, जो अशोक का पुत्र था। अशोक, कुणाल किसका बेटा था, तो अशोक बेटा था महारानी पद्मावती का, या रानी पद्मावती का। अगला एक और हमें अशोक की महारानी का नाम मिलता है कारुवाकी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ये एकमात्र रानी है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इनके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक की कौन सी रानी थी जिसका उल्लेख हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है, तो उसका नाम है कारुवाकी, है ना। कारुवाकी का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हमें मिल जाता है और उसके पुत्र तीवर का भी नाम वहां पे मिलता है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है तीवर अभिलेखों में उल्लिखित एकमात्र पुत्र था। जैसे कारुवाकी अभिलेखों में उल्लिखित एकमात्र पत्नी थी, उसी तरह से तीवर जो अभिलेखों में उल्लिखित है एकमात्र अशोक का पुत्र है। चारुमती, ये अशोक की एक पुत्री थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चारुमती कौन थी, अशोक की पुत्री थी। और चारुमती का विवाह एक क्षत्रिय देवपाल के साथ हुआ था। किसके साथ चारुमती का विवाह हुआ, देवपाल के साथ, है ना। और देवपाल अशोक की लुम्बिनी यात्रा में भी साथ था। जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा में गए थे तो आप सबको पता है कि वहां पे सम्राट अशोक के साथ देवपाल था, जो कि अशोक का दामाद भी था। तो ये जो छोटा सा ही वीडियो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, और अशोक के जो जीवन से संबंधित है, अशोक के परिवार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका उल्लेख हमें अलग अलग प्रसंगों में मिला है, उनके बारे में मैंने आपको बतलाने और समझाने का प्रयास किया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेपाल में देवपत्तन नगर देवपाल व चारुमती ने बसाया था। नेपाल का एक शहर है देवपत्तन, इसे देवपाल और चारुमती यानी अशोक की बेटी जिसका नाम चारुमती है और देवपाल दामाद, इसने ही बसाया है। नेपाल में ललित पत्तन जिसे मंजू पत्तन भी कहते हैं, इसकी स्थापना स्वयं अशोक ने की थी। तो देवपत्तन नगर किसने बसाया, अशोक के बेटी और दामाद देवपाल और चारुमती ने। और ललित पत्तन को किसने बसाया है, मंजू पत्तन को स्वयं अशोक ने। वहीं दक्षिणी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था, ये तो आपको पता है ना। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। कलिंग बंगाल की खाड़ी के तट पर वैतरणी और लांगुलिया नदियों के मध्य का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और इसी बंदरगाह के इश्यू को लेकर के, है ना, चूंकि एक मजबूत व्यापारिक नगर था कलिंग उस समय, इसके इश्यू को लेकर के एक महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।